मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की कि जो अपने जलवायु के प्रमुख जो तत्व है वो प्रमुख रूप से क्या है, वर्षा और तापमान है। तापमान और वर्षा का हमें प्रीवियस वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं और वर्षा के कुछ बिंदु है वो अपने रहे हुए थे कुछ क्षेत्रों से संबंधित, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है, असम में मकान सिल्ट्स पर बनाए जाते हैं। जो असम में जो क्षेत्र है अपना, वहाँ पे प्रमुख रूप से क्या है कि जो मकान बनाए जाते हैं, घरों का जो निर्माण किया जाता है वो सिल्ट्स पर किया जाता है। सिल्ट्स यानी खम्भों पे प्रमुख रूप से असम में प्रमुखतः मकान बनाए जाते हैं। अब बात आती है कि असम में खम्भों पे मकान बनाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, ऐसी वहाँ की कौन सी स्थितियाँ हैं जिस कारण वहाँ प्रमुखतः जो मकान बनाए जाते हैं वो पोल पे बनाए जाते हैं, सिल्ट्स पे बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है, राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। जो असम राज्य है वहाँ पे वर्षा सामान्य न होके अत्यधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। और प्रचुर मात्रा के कारण क्या है कि अगर जमीन पे मकान हो, धरातल पे एकदम मकान हो, तो वो पूर्ण रूप से क्या है कि सही नहीं रहेंगे और अत्यधिक प्रचुर बारिश के कारण वो मकान हैं वो ढह जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, वो बह जाएंगे। तो एक प्रकार से जिस कारण क्या है, प्रमुखतः असम में जो मकान बनाए जाते हैं वो सिल्ट्स यानी खम्भों के बाद में क्या है, प्रमुखतः मकानों का निर्माण किया जाता है। बात आती है, बाढ़ की संभावना होती है। असम राज्य में बात करें तो वर्षा की मात्रा अधिक होती है और कई बार ये वर्षा है इतना अधिक भयंकर रूप ले लेती है कि ये वर्षा अपने जल को बाढ़ के रूप में परिवर्तित कर लेती है। यानी वर्षा इतनी अधिक होती है कि वो सामान्य वर्षा से इतनी अधिक तेज और अधिक लगातार होती रहती है, जिस कारण ये वर्षा है बाढ़ का रूप ले लेती है। और बाढ़ से बचने के लिए क्या है कि प्रमुखतः यहाँ के मकान विशेष तरीके से विशेष बनावट के प्रमुखतः होते हैं, जिससे क्या है कि जब बाढ़ आए तो घर को नुकसान नहीं पहुँचे, घरों में रहने वाले सदस्यों को नुकसान नहीं पहुँचे, उनका जो धन है चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे वो किसी प्रकार से हो, उसको नुकसान नहीं पहुँचे। इस कारण बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी ऐसा प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है, बाढ़ के मामले में घरों के अंदर पानी जमा हो जाता है। अगर सिल्ट्स पर मकान नहीं बनाए जाए, यदि खम्भों पे असम राज्य में मकान नहीं बनाए जाए तो क्या होगा, तो प्रमुखतः क्या होगा कि जब वर्षा आएगी, प्रचुर मात्रा में बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, तो प्रमुखतः जो पानी है वो घरों के अंदर घुस जाएगा। और घरों के अंदर घुसने से क्या होगा कि जन और धन दोनों की हानि प्रमुख रूप से उठानी पड़ सकती है। तो इसका एक कारण प्रमुख रूप से ये भी है कि बाढ़ के मामलों में घरों के अंदर पानी जमा हो जाता है। अगर वो मकान है वो धरातल पे स्थल पे बने हुए हो, नीचे मकान बने हुए हो। तो बात आती है, अगर मकान जमीन स्तर पर बनते हैं, अगर जमीनी स्तर पर अगर मकान बनाए जाए, निर्माण किया जाए, सिल्ट्स पर मकान नहीं बनाए जाए, तो बाढ़ की स्थिति में क्या होगा, घरों के अंदर पानी घुस जाएगा और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो वहाँ रहने वाले लोगों को प्रमुख रूप से करनी पड़ती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रमुख रूप से क्या है कि असम राज्य में प्रमुख रूप से जो मकान बनाए जाते हैं वो प्रमुख रूप से सिल्ट्स पे बनाए जाते हैं, खम्भों पे बनाए जाते हैं घरों को बाढ़ से बचाने के लिए। अब बात हमने की कि वहाँ बारिश अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है और अधिक वर्षा होने के कारण वो वर्षा है वो अत्यधिक प्रचुर मात्रा में होने के कारण बाढ़ का रूप ले लेती है। और बाढ़ का जो स्तर होता है वो इतना भयानक और तेज होता है कि उसके रास्ते में जो भी वस्तु, जो भी चीजें आती है वो अपने साथ बहा के ले जाती है, उसको नष्ट कर देती है। तो प्रमुख रूप से बाढ़ से बचने के लिए और प्रमुख रूप से घरों में पानी जमा नहीं हो, इसलिए प्रमुख रूप से जन और धन की हानि नहीं हो, इसलिए प्रमुखतः जो सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या है कि असम राज्य में जो मकान है वो प्रमुखतः खम्भों के ऊपर बनाए जाते हैं। घरों को जमीनी स्तर पर और अधिक ऊपर जमीन में बनाया जाता है। जो प्रमुखतः असम राज्य में जो मकान बनाए जाते हैं वो देखते हैं कि जमीनी स्तर पे यानी धरातल पे नहीं बनाए होते, धरातल से कुछ ऊपर उठाकर प्रमुखतः क्या है कि मकान को बनाया जाता है। अब बात यह आती है कि
धरातल पे मकान अगर बनते हैं तो क्या होगा, और धरातल के ऊपर अगर मकान बनाए जाते हैं तो क्या होगा। तो प्रमुख रूप से क्या है कि धरातल के स्तर पे यानी जमीनी स्तर पे अगर मकान बनेंगे तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का लोगों को वहां के असम राज्यों के लोगों को सामना करना पड़ेगा। लेकिन धरातल से अगर ऊपर उठा के मकान बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो धरातल के ऊपर खम्भों के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से निर्माण किया गया हो, धरातल से ऊपर उठाकर अगर बनाया जाएगा तो उसको बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी और किसी प्रकार की भी उनको है असुरक्षा की भावना उनमें किसी भी समय में उत्पन्न प्रमुख रूप से नहीं होगी। बात आती है जलवायु नियंत्रण। जलवायु को नियंत्रित करने के लिए, जलवायु को व्यवस्थित करने के लिए इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, यानी जलवायु नियंत्रण है इसके जो प्रमुख कारक है, प्रमुख घटक है वो कितने हैं। तो ध्यान रखना कि जलवायु नियंत्रण के प्रमुख जो कारक है वो कितने हैं और कितने भागों में इनको बांटा गया है। तो ध्यान रखना कि जलवायु नियंत्रण के जो प्रमुख कारक है या घटक है उनको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु के जो विभिन्न कारक है उनको प्रमुखतः 6 भागों में बांटा गया है। बात आती है 6 भाग कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना इसका जो पहला भाग आता है जलवायु के प्रमुख कारकों के अंतर्गत है वो कारक आता है अक्षांश। अक्षांश है वो जलवायु के कारण का, घटक का प्रमुख पहला कारण बताया गया है। दूसरा इसका कारक आता है तुंगता। तुंगता है वो इसका जो प्रमुख कारक है जलवायु का वो दूसरा प्रमुख कारक है। तुंगता को दूसरा नाम जो है वो है ऊंचाई। तुंगता को किस नाम से जानते हैं? ऊंचाई के नाम से प्रमुखतः जाना जाता है। बात आती है कि वायु दाब और पवन तंत्र की। जलवायु नियंत्रण का जो तीसरा प्रमुख अपना घटक या कारक आता है वो आता है वायु दाब और पवन तंत्र। यानी वायु दाब है वो किस प्रकार का किसी स्थान पे, और जो उसका पवन तंत्र है किस दिशा में किस गति से बह रहा है, ये भी प्रमुख रूप से जलवायु नियंत्रण के प्रमुख कारक बताए गए हैं। बात आती है समुद्र से दूरी। समुद्र से उस स्थान की दूरी कितनी है, कितनी दूरी पे वो स्थान है वो प्रमुख रूप से है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है बीच में वो कितना है, इसमें प्रमुख रूप से जलवायु है वो निर्भर करती है। बात आती है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं हैं वो भी जलवायु को प्रभावित करने में, नियंत्रित करने का प्रमुख कारक होती है। और अंतिम अपना जो जलवायु नियंत्रण का प्रमुख कारक है वो है उच्चावच लक्षण। तो इस प्रकार से जो ये 6 प्रमुख कारण हैं, जो लक्षण है, ये किसी भी स्थान की जलवायु को प्रमुख रूप से नियंत्रित करने के प्रमुख कारक बताए गए हैं। और प्रमुख रूप से जो किसी स्थान की जलवायु है वो प्रमुख रूप से इन 6 कारकों पर निर्भर करती है कि वहाँ की पवनों की दिशा कैसी होगी, वहाँ की पवन की गति कैसी होगी, वहाँ का जो तापमान है वो कैसा होगा, वहाँ पे प्रमुख रूप से जो वर्षा की स्थिति है वो कैसी होगी। तो प्रमुख रूप से कहा जाए तो किसी स्थान की जो जलवायु की जो स्थितियां हैं वो प्रमुख रूप से क्या है कि इनसे किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है और ये हर क्षेत्र को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलवायु नियंत्रण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो 6 कारक है और इन 6 कारकों का आपको नाम भी याद रखना आवश्यक है। पहला कारक कौन से अपना अक्षांश, दूसरा तुंगता जिसको क्या कहते हैं ऊंचाई भी कहा जाता है, और तीसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र, चौथा जो अपना इसका कारक है समुद्र से दूरी, पांचवा इसका अपना जो कारक है महासागरीय धाराएं, और छठा जो इसका प्रमुख कारण है अपना उच्चावच लक्षण है वो इसका छठा प्रमुख कारण बताया गया है। अब बात आती है कि पृथ्वी की जो आकृति है हमारी वो किस प्रकार की है। तो ध्यान रखना भारत और अपने विश्व की बात करें तो पृथ्वी क्या है, समस्त स्थानों पे एक ही पृथ्वी पे क्या है ये विश्व है वो प्रमुख रूप से फैला हुआ है, विस्तृत है। तो ध्यान रखना सबसे पहले बात आती है कि पृथ्वी की जो आकृति है उसकी जो बनावट है वो संरचना है वो किस प्रकार की है। तो ध्यान रखना पृथ्वी की जो संरचना है, आकृति है वो गोल और चपटी है। हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की आकृति है वो क्या है कि गोल है और बीच में से क्या है देखते हैं हम साइड में से देखते हैं तो ये हमें चपटी दिखाई देती है। तो इस प्रकार पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल और चपटी आकृति है वो पृथ्वी की बताई गई है। बात आती है सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। सौर ऊर्जा यानी जो तापमान है प्रमुख रूप से उसकी भी गति है, यानी तापमान में भी क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों में प्रमुख रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात आती है
तापमान में ये जो परिवर्तन होता है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान रखना, तापमान में परिवर्तन होने का मुख्य कारण भी क्या है? अक्षांशों के अनुसार किसी स्थान का जो तापमान है वो प्रमुख रूप से निर्भर करता है, और तापमान प्रमुख रूप से जो सौर ऊर्जा का है वो परिवर्तित होता रहता है। बात आती है अक्षांश, यानी अक्षांश है वो क्या है और किस प्रकार से ये किसी क्षेत्र को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है, उससे जुड़ा हुआ है, और किस प्रकार से इसका महत्व है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बात आती है कि भूगोल में किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, भूगोल में ज्योग्राफी में हम बात करें तो किसी स्थान की जो स्थिति है, यानी कैसी स्थिति वहाँ की है, किस प्रकार का तापमान वहाँ रहता है, किस प्रकार वहाँ वर्षा होती है, किस प्रकार वहाँ प्रमुख रूप से नमी, आर्द्रता, उष्ण, उपोष्ण, किसी प्रकार की जो कटिबंधीय क्षेत्र है वो किस प्रकार से वहाँ की स्थिति बताते हैं। ये प्रमुख रूप से निर्भर किस पे करता है? भूगोल में किसी स्थान की स्थिति को बताने का जो प्रमुख कारक है वो अक्षांश है। आगे बात आती है उस स्थान का अक्षांश और देशांतर बताया जाता है। किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए प्रमुख रूप से दो उसके तत्व प्रमुख रूप से निर्भर करते हैं। कौन कौन से? उसकी अक्षांश स्थिति और उसकी देशांतर स्थिति है वो किस प्रकार की है। उस दोनों स्थितियों पर भी क्या है कि प्रमुख रूप से जो भूगोल की स्थिति है किसी स्थान की वो निर्भर करती है। बात आती है किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है, यानी किसी स्थान का जो अक्षांश है वो प्रमुख रूप से उसकी कौन सी स्थिति को बताता है। तो ध्यान रखना, उसकी किसी स्थान की उत्तर व दक्षिण स्थिति को बताता है। जो अक्षांश है, किसी स्थान का जो अक्षांश है वो प्रमुख रूप से उस स्थान की कैसी स्थिति को बताता है? जो उसकी उत्तर दक्षिण स्थिति है उसको प्रमुख रूप से बताया जाता है। हम थोड़ी सी हमें बात करते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में, जो अपना गोलार्ध है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात है हमने इसको दो भागों में क्या है विभाजित कर दिया गया है, दो भागों में इसको बांट दिया गया है। बात आती है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है हमारा, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको क्या है? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब बीच में जो उत्तरी गोलार्ध है और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसके बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है? तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में विषुवत रेखा पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध है उनके बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है? विषुवत रेखा पाई जाती है। इसी प्रकार हम पृथ्वी के जो हिस्सों हम दो भागों में इसको विभाजन किया है, तो यहाँ का जो बीच का जो अपना ध्रुव आता है वो होता है उत्तरी ध्रुव, और जो ये नीचे का जो ध्रुव आता है वो आता है दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार दो ध्रुवों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार दो गोलार्धों में इसको बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बीच में जो रेखा है वो किसकी है? विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। ये किसी स्थान की प्रमुख रूप से जलवायु को, तापमान को, वर्षा को, प्रमुख रूप से जो स्थितियां हैं वो प्रमुख रूप से इन्हीं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो स्थितियां हैं इन पे प्रमुख रूप से निर्भर करती है। बात आती है तापमान विषुवत वर्ष से ध्रुवों की ओर समांतर घटता जाता है। अब बात करें कि तापमान है वो प्रमुखतः कैसी स्थिति में कम होता जाता है, उसके घटने का क्या कारण है। तो ध्यान रखना, समांतर विषुवत वृत्त से जब ध्रुवों की ओर तापमान, जब समांतर विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर समांतर तापमान क्या है? घटता है या बढ़ता है? तो ध्यान रखना, समांतर तापमान है वो घटता है। कहां से कहां की ओर? जब विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर समांतर तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घट जाता है। बात आती है जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो तापमान कम हो जाता है। हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के धरातल की स्थिति है वहां का तापमान है वो अलग है, और व्यक्ति जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर उठता जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊंचाई पे जाएगा, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के तापमान में यानी धरातल के तापमान में और ऊंचाई के तापमान में क्या समानता मिलती है या असमानता मिलती है? तो प्रमुखतः पृथ्वी के धरातल और ऊंचाई पे जो तापमान की है वो प्रमुख समानता नहीं होकर असमानता होती है। तो ध्यान रखना कि जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो तापमान बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगा वैसे वैसे क्या है कि जो स्थिति है वो बदलती जाएगी और तापमान भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। बात आती है पहाड़ियां नमी के मौसम में भी ठंडी रहती है। अब बात आती है पहाड़ियां है वो ठंडी रहने का प्रमुख कारण क्या है? हम देखते हैं एक तो धरातल की जो स्थिति है,
एक हम पहाड़ियों की स्थिति देखते हैं तो इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। हमने बात की अभी कि व्यक्ति जब धरातल पे होता है तो तापमान अलग होता है, और जब ऊंचाई पे चला जाता है तो तापमान में परिवर्तन हो जाता है, यानी कम होता जाता है। ठीक उसी प्रकार बात आती है कि पहाड़ियां पे जो नमी है उसके कारण प्रमुखतः क्या देखने को मिलता है कि मौसम भी वहां पे क्या होता है, ठंडा होता है। वजह क्या है पहाड़ियों की, कि पहाड़ियां ऊंचाई पे है। पहाड़ियां ऊंचाई पे होने के कारण प्रमुख रूप से क्या है कि वहां की जो जलवायु होती है प्रमुख रूप से ठंडी होती है। वजह क्या, ऊंचाई अधिक होने के कारण धरातल पे क्या है, स्तर है वो नीचा रहता है, जिस वजह से क्या तापमान अधिक रहता है। और जितनी ऊंचाई पे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान है वो धीरे धीरे क्या है, घटता चला जाएगा।